हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो हैं लेसन नंबर 5 जो है, जो कि एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, उसका लेसन नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था बहुत पहले और उसके 6-7 क्लासें हमारी हो चुकी है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, 5th लेसन का नाम बता देती हूँ अगर कोई नया बच्चा है तो, है ना। क्या है? वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, उसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर संकरण को पढ़ा था। द्विसंकर संकरण क्या होता है? जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। अब द्विसंकर संकरण के आधार पर हमने एक अपवाद पढ़ा था जिसे कहा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, जैसे कि हमने प्रथम या यूँ कह सकते हैं कि एक संकर संकरण जब पढ़ा तो एक संकर संकरण के आधार पर 2 नियम दिए गए थे। ठीक है, और द्विसंकर संकरण के आधार पर केवल एक नियम, 1 के 2, 2 के 1, ऐसे याद रखना है। ठीक है, और उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन ये कहता है भाई गैमेट बनते टाइम पे गुणसूत्र अपनी मर्जी से जाएंगे, जीन अपनी मर्जी से जाएंगे, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अब स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को पढ़ने के बाद में हमने अपवाद नहीं, यूँ कह सकती हूँ मैं कि द्विसंकर संकरण का जो नियम पढ़ा था हमने, जिसका नाम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और स्वतंत्र अपव्यूहन का जो एक अपवाद आया था जिसका कि नाम है सहलग्नता। स्वतंत्र अपव्यूहन हमने नियम पढ़ा था, उसके आधार पर हमने नियम पढ़ा था और नियम के आधार पर या उस नियम का एक अपवाद था जिसका नाम था लिंकेज या सहलग्नता। अब सहलग्नता के बाद में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जिसका कि नाम है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। ठीक है, जीन विनिमय तक हमने कल क्लासें कंप्लीट कर ली थी। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी कि हम इस वाली क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि टी.एच. मॉर्गन ने जो अपना प्रयोग किया था, है ना, टी.एच. मॉर्गन का प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टी.एच. मॉर्गन का प्रयोग पढ़ने से पहले आपको द्विसंकर संकरण के आधार पर जो हमने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा वो आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, वो आए ना आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसके आधार पर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हमने सहलग्नता पढ़ी थी, एक हमने क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय पढ़ा था। तो वो दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, तब जाकर ये जो टॉपिक है आपको समझ में आएगा। और नहीं भी याद है कोई बात नहीं, नए बच्चे भी हैं तो भी ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाम क्या है आज का टॉपिक का? टी.एच. मॉर्गन का प्रयोग। टी.एच. मॉर्गन का प्रयोग। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन का प्रयोग। अब देखो, टी.एच. मॉर्गन ने, पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पादप पे किया था, या यूँ कह सकते हैं कि पादपों पे किया था। कौन से पादप पे किया था? मटर के पादप पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि टी.एच. मॉर्गन ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो पहली चीज़ तो याद रखें कि टी.एच. मॉर्गन ने अपना जो प्रयोग किया था वो पादप पे नहीं किया था, जंतुओं पे किया था। ठीक है, इन्होंने कहा भाई मेंडल ने अपना प्रयोग पादपों पे किया है, मैं अपना प्रयोग जंतुओं पे करता हूँ, जंतुओं पे भी तो कुछ ना कुछ प्रयोग होना चाहिए ना। तो इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किस पे किया था? एक जीव पर किया था जिसे हम कहते हैं फल मक्खी। क्या कहते हैं? फल मक्खी। और फल मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि टी.एच. मॉर्गन ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो फल मक्खी पे किया था। फल मक्खी को हम और क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर कहते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोग के लिए फल मक्खी को ही चुनाव क्यों किया, इसी का चुनाव क्यों किया? जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था, जब हमने मेंडल को पढ़ना शुरू किया था उस टाइम पे हमने कहा कि भाई मेंडल ने जो अपना प्रयोग है वो मटर के पादप पे किया। फिर उसके कारण भी पढ़े थे, क्यों किया, मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया था, है ना। तो उसके जैसे ही हम इसमें भी पढ़ेंगे कि टी.एच. मॉर्गन ने अपना प्रयोग जो फल मक्खी पे किया था वो फल मक्खी को क्यों लिया, इतने सारे जीव है दुनिया में, यही अकेली थोड़ी है, इसी को क्यों चुनाव किया। तो अब ध्यान दीजिए इसके पॉइंट्स के ऊपर कि इसी का चुनाव क्यों किया। पहला कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि इसको बहुत ही आसानी से लैब में ग्रो करवाया जा सकता है।
कृत्रिम माध्यम पर इसको बहुत ही आसानी से उगाया तो क्या कह सकते हैं, मतलब ग्रो करवाया जा सकता है, इसकी वृद्धि करवाई जा सकती है। ठीक है, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि इसे प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर आसानी से इसे प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर आसानी से रखा जा सकता है, ये ग्रो करवाया जा सकता है, यूँ भी लिख सकते हैं अपन, रखा जा सकता है या ग्रो करवाया जा सकता है, यानी वृद्धि करवाई जा सकती है, आराम से इसकी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखो इसका जो जीवन काल था ना वो बहुत ही छोटा था। जैसे हमने मेंडल ने मटर के पादप पे प्रयोग किया था, तो मटर का जो पादप होता है वो कैसा होता है, 1 वर्षीय होता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी उसके नए नए पौधे यानी नई नई संततियाँ प्राप्त की जा सकती है। वैसे ही इसका जो जीवन काल है ना, यानी कि इसका फल मक्खी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 2 सप्ताह का, लगभग 2 सप्ताह का, यानी कि 15 दिन का जीवन काल होता है। अगर 15 दिन का जीवन काल है, यानी 15 दिन का ही जीवन काल है, छोटा सा जीवन काल है, तो इसका मतलब कि नई संतति प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी जल्दी इसकी नई नई संततियाँ प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 15 दिन ही जीवित रहती है ये तो, ठीक है ना, तो बहुत ही जल्दी जल्दी इसकी नई संततियाँ या नई पीढ़ी प्राप्त करना आसान हो जाता है, बहुत जल्दी इसकी नई पीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से भी इसका चुनाव किया गया, यानी कि इसका जीवन काल कितना होता है, 2 सप्ताह का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो है फल मक्खी जो है ये केवल एक बार मैथुन की क्रिया में ही बहुत अधिक संतति उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, फल मक्खी यह केवल एक बार मैथुन की क्रिया से अधिक संततियां उत्पन्न कर सकती है, यानी केवल एक बार अगर ये मैथुन की क्रिया करेगी तो उस टाइम उसमें भी बहुत सारी संततियां पैदा कर देगी, यानी बहुत सारे बच्चे पैदा कर देगी, है ना, केवल एक बार मैथुन की क्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें स्पष्ट लैंगिक विभेदन पाया जाता है। इसका क्या मतलब है, स्पष्ट लैंगिक विभेदन पाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो लैंगिक विभेदन का मतलब होता है कि जब हम देखकर पहचान ले कि भाई ये नर है और ये मादा है, मनुष्य को देखकर पहचाना जा सकता है ना कि भाई ये लड़की है ये लड़का है, वैसे ही इस फल मक्खी को भी देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है भाई नर कौन है मादा कौन है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो नर जो होता है उसका आकार तो क्या होता है, छोटा होता है, जबकि मादा का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मादा हो गई, हालांकि ऐसी होती नहीं है, ठीक है, और ये हो गया नर, इसका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अब देखो यानी कि देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है भाई कि कौन नर है और कौन मादा है। ये बहुत अजीब सा हंस रहा है ना, आकार से देखकर पहचाना जा सकता है कि कौन नर है और कौन मादा है। तो ये तो कौन होती है, मादा होती है, बड़े आकार वाली तो मादा होती है, छोटे आकार वाला नर होता है। तो इनके अंदर स्पष्ट लैंगिक विभेदन पाया जाता है, यानी कि देखकर पहचान सकते हैं भाई नर कौन सा है मादा कौन सा है। अब जब इनके बीच में मैथुन की क्रिया करवाई जाए, यानी कि इनको मान लीजिए कि प्रयोगशाला के अंदर इन दोनों के बीच में मैथुन की क्रिया करवाया जाए, तो इन दोनों को पहचान कर एक कंटेनर में भर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि एक डब्बे में सारे नर को भर दिया, पहचान में नहीं आ रहा कि भाई लड़की तो क्या मादा कौन है और नर कौन है। ठीक है, तो पहचान के आधार पर इनके बीच में मैथुन की क्रिया यानी इनको साथ साथ रखा जा सकता है। तो स्पष्ट लैंगिक विभेदन पाया जाता है इनके अंदर। नेक्स्ट है कि इनके अंदर पूरे साल भर यानी इनमें पूरे वर्ष प्रजनन संभव है। इसका क्या मतलब है, पूरे वर्ष प्रजनन संभव है का मतलब इनका कोई
ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है कि नहीं इसी समय में या सर्दी के मौसम में ही ये बच्चे पैदा करेगी या गर्मी के मौसम में ही ये बच्चे पैदा करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरे जीवन तो नहीं कह सकती, पूरे साल भर कभी भी इनके अंदर प्रजनन की क्रिया हो सकती है। ठीक है, तो ये कारण थे किसके, फल मक्खी के चुनाव के। फिर से समझेंगे एक बार, टी.एच. मॉर्गन ने अपना जो प्रयोग किया किस पे किया, फल मक्खी पे किया। टी.एच. मॉर्गन का प्रयोग क्या है वो आगे पढ़ेंगे। पहली चीज किस पर किया, फल मक्खी पर किया। फल मक्खी का नाम क्या होता है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, साइंटिफिक नेम। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए फल मक्खी का ही चुनाव क्यों किया, तो पहला कारण तो भाई इसे प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर आसानी से रखा जा सकता है या आसानी से इनकी ग्रोथ करवाई जा सकती है। पहला कारण तो ये हो गया, यानी बहुत ईजी होता है इनकी ग्रोथ करवाना। दूसरा कारण जीवन काल कितना होता है, 2 सप्ताह का, यानी कि 15 दिन का, यानी 2 सप्ताह के अंदर, यानी कि बहुत ही छोटी लाइफ साइकिल है इनकी। और छोटी लाइफ साइकिल की वजह से जल्दी जल्दी जो है इनके अंदर संततियां उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये केवल एक बार मैथुन की क्रिया से अधिक संततियां उत्पन्न कर सकती है। अगर ये नॉर्मली एक बार भी नर और मादा के बीच में इंटरकोर्स की क्रिया हो या मैथुन की क्रिया हो तो इससे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में संख्या उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, तो आसानी रहेगी अपने को लक्षणों को देखने में। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें स्पष्ट लैंगिक विभेदन पाया जाता है। स्पष्ट लैंगिक विभेदन का मतलब नर और मादा को देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि भाई नर कौन सा है, मादा कौन सी है, ताकि इनके बीच में मैथुन की क्रिया करवाई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनमें पूरे वर्ष प्रजनन संभव है। पूरे वर्ष कैसे, मतलब साल में कभी भी इनके अंदर प्रजनन की क्रिया हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सर्दी में ही होगी, गर्मी में ही होगी या वर्षा ऋतु के अंदर ही ये बच्चे पैदा करेंगे। कभी भी इनके अंदर जो है प्रजनन की क्रिया संभव हो सकती है। नर और मादा को आसानी से देखकर पहचाना जा सकता है। नर जो होता है छोटे आकार का होता है और मादा कैसी होती है, बड़े आकार की होती है। क्लियर है यहाँ तक, ये कारण थे, है ना। कारण भी आपसे पूछे जा सकते हैं और किस पे प्रयोग किया था वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने प्रयोग को किस प्रकार से संपन्न किया था। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ प्रतीक। पहली चीज तो इन्होंने क्या क्या लक्षणों को लिया था। द्विसंकरण आप पढ़ चुके हो तो आपको लक्षणों की वंशागति आराम से आ जानी चाहिए, ठीक है ना। और अब आपको देख रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या लक्षण लिए थे, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और, इनमें देखो प्रभावी को हम जो प्रभावी लक्षण होते हैं 2 लक्षण होंगे। एक तो प्रभावी जो अपना प्रभाव प्रकट करेंगे और दूसरे लक्षण जो अपना प्रभाव नहीं प्रकट करेंगे, जिसे अपन कहेंगे अप्रभावी लक्षण, ठीक है। इनके अंदर प्रभावी को वाइल्ड टाइप भी कहा जाता है, वाइल्ड टाइप है ना, वन्य प्रकार भी कहा जाता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। तो वो वन्य प्रकार या वाइल्ड टाइप जहाँ लिखा हो तो डरना नहीं है, वो क्या है, प्रभावी लक्षणों को ही कहा गया है या प्रभावी जीन को ही कहा गया है, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, इनके अंदर देखो नामकरण की प्रक्रिया जो होती है। अच्छा एक मिनट सुनो, पहले हमने जो प्रयोग किए थे उसके अंदर नामकरण की जो प्रक्रिया थी, जैसे अपन ने पौधा लिया था, चलो इधर देखना ध्यान से, लंबा और बोना, ठीक है। तो लंबे को हम टॉल कहते हैं, टॉल यानी लंबा, ड्वार्फ यानी कि बोना। लेकिन यहाँ पर हमने नेमिंग जो की थी यानी कैपिटल टी, वो टी से स्टार्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ टॉल लंबा यानी टॉल था। बोना यानी कि स्मॉल टी यानी इसका छोटा रूप को हमने बोना कर दिया था। ऐसे ही बहुत सारे अपन ने लक्षण लिए थे, उनके क्या छोटे रूप को तो अपन आप ये कौन सा है, अप्रभावी है। अप्रभावी को हम छोटे रूप में लिख रहे थे, छोटे अक्षरों में, और प्रभावी को हम कैपिटल अक्षरों में लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कैपिटल और स्मॉल का कोई रोल नहीं है। स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर है, उनका कोई इसके अंदर रोल नहीं है। इसमें आपको नेमिंग कैसे करनी है, पहली चीज़ तो ये देखो, इन्होंने लक्षण कौन से लिए, पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है लक्षण कौन कौन से लिए। तो लक्षण इन्होंने लिए, एक तो शरीर का रंग, ठीक है, एक तो लिया शरीर का रंग, बॉडी कलर, ठीक है। और दूसरा इन्होंने लिया क्या, आंखों का रंग। किसकी आंखों का रंग और किसके शरीर का रंग, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग और ड्रोसोफिला के शरीर का रंग, ठीक है। अब इन्होंने शरीर के रंग में 2 रंग लिए, ठीक है, जिसमें प्रभावी जो था
प्रभावी, ठीक है, और यहाँ लिख रही हूँ अप्रभावी। प्रभावी जो रंग था वो कौन सा था? सामान्य भूरा रंग, सामान्य भूरा रंग, ठीक है। प्रभावी कौन सा था? सामान्य भूरा रंग था। और आंखों का जो रंग था, जो कि प्रभावी वाला जो आंखों का रंग था, वो कौन सी थी? लाल आंखों का रंग। कैसा लिया? लाल आंखें। अप्रभावी में इन्होंने क्या लिया, या कौन सा लक्षण इनका अप्रभावी था? तो पीला जो है, पीला रंग जो है, शरीर का रंग जो कि पीला है वो अप्रभावी है। और पीले की जगह आंखों का रंग जो इनका शरीर आंखों का जो रंग था जो कि अप्रभावी रंग है, अप्रभावी है, वो कौन सा है? सफ़ेद या श्वेत, सफ़ेद या श्वेत। अब मैंने आपको ये कहा है कि अप्रभावी के आधार पर आपको नामकरण करना है। अप्रभावी के आधार पर आपको क्या करना है? नामकरण करना है। तो पीला, पीला यानी येलो होता है, तो यहाँ पर वाई लिख ले, येलो होता है वाई लिख ले। और सफ़ेद यानी कि डब्ल्यू होता है तो डब्ल्यू लिख ले। अब ध्यान रखना कि इनके अंदर प्रभावी जो लक्षण होते हैं, प्रभावी के अंदर ये क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जो प्रभावी लक्षण होते हैं उसके आगे ये क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, लगाते क्या? हम भी लगाएंगे। तो प्रभावी के आगे प्लस का चिन्ह लगाते हैं और अप्रभावी के अंदर कुछ नहीं लगाते, माइनस मत लगा देना, कुछ भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ अक्षरों को लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर इसका देखो नेमिंग किसके आधार पर होगी? अप्रभावी के आधार पर, इसलिए पीले को वाई लिखा और सफ़ेद को डब्ल्यू लिखा। अब अगर ये प्रभावी है, कौन है? सामान्य भूरा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? वाई प्लस। मैंने क्या कहा? प्रभावी के आगे प्लस लगा देते हैं, नेमिंग प्रभावी के आधार पर होती है, तो इसका जो प्रभावी होगा वो कौन होगा? वाई प्लस। अब डब्ल्यू का, अब यहाँ पे भूरा यानी कि ब्राउन, तो बी प्लस मत लिख लेना, या बी नहीं लिखोगे, नेमिंग इसके आधार पर होगी, अप्रभावी के आधार पर। तो अप्रभावी कौन है? पीला यानी कि वाई, सफ़ेद यानी डब्ल्यू। अप्रभावी के आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है, जबकि सामान्य भूरा जो है वो प्रभावी है, तो उसके आगे क्या लगा देंगे? प्लस। और वाई क्यों लिखा है? क्योंकि अप्रभावी के आधार पर नेमिंग होती है। ये हो गया वाई प्लस। और यहाँ पर लाल को अगर हम लिखें तो लाल को हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू प्लस। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू प्लस। आ गई बात समझ में? अब आपको यहाँ पे मैं बार बार सामान्य भूरा, लाल, पीला, सफ़ेद, हम बार बार ये शब्द नहीं लिखेंगे, हम इनके अक्षरों को लिखेंगे। तो अक्षरों को पहचानना सीखो। वाई प्लस का मतलब है सामान्य भूरा रंग जो कि प्रभावी है, ठीक है। डब्ल्यू प्लस का मतलब है लाल रंग, और वो भी कौन? आंखों का रंग। ये आंखों का रंग है, ये शरीर का रंग है। तो डब्ल्यू प्लस यानी आंखों का रंग कौन सा है? लाल रंग का है, ठीक है। पीला कौन है? वाई, जो कि अप्रभावी है और शरीर का रंग है ये। और डब्ल्यू का मतलब क्या है? सफ़ेद, है ना। सफ़ेद के लिए डब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं, और ये भी आंखों का रंग है, लेकिन ये कौन सा है? अप्रभावी है। आ गई बात समझ में? ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी आ जाना चाहिए। प्रभावी के आगे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब मेरी बात सुनो। अब मतलब अब हम देखते हैं कि देखो, नर के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, मादा के नर के अंदर 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होगा, मादा के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र होंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक्स गुणसूत्र को दर्शाएंगे और वाई गुणसूत्र को दर्शाएंगे तो इनके चिन्ह कैसे होने चाहिए? तो देखो आपकी बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ, ऐसे बना हुआ है, एक्स गुणसूत्र ये, एक्स गुणसूत्र ये, और वाई गुणसूत्र ऐसे करके इसको ऐसे बना लेना है, ठीक है। ये इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक गोला भी बना हुआ है, अगर आप उसमें देखो, है ना। जीन तो बाद में लिखेंगे अपन, जीन डिसाइड बाद में करेंगे। ऐसे गोला भी बनाया हुआ है। तो ये गोला कुछ नहीं है, ये क्रोमोसोम की 2 भुजाएं हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो गोला वाला छोड़ दो, अपन गोला वाला बनाएंगे नहीं, लेकिन एक्स गुणसूत्र को इस तरह से दर्शाएंगे और वाई गुणसूत्र को इस तरह से दर्शाएंगे। पहली चीज़ तो अब ये याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ याद रखनी है क्या? जो इसके जो भी ये जीन होते हैं, है ना, रंग के जो भी जीन होते हैं, वो जीन किसके ऊपर होते हैं? कौन से गुणसूत्र के ऊपर होते हैं? तो वो एक्स गुणसूत्र के ऊपर ये इसके जीन होते हैं, चाहे रंग का हो, चाहे आगे हम एक और प्रयोग पढ़ेंगे, इसी का प्रयोग है। पहला प्रयोग किया था इन्होंने, ये तो प्रयोग नंबर 1, प्रयोग नंबर 1 है ना, जिसमें इन्होंने शरीर का रंग लिया था और आंखों का रंग लिया था, ठीक है। आगे वाला हम प्रयोग पढ़ेंगे जिसके अंदर इन्होंने पंखों का आकार लिया था, यानी छोटे पंख है या बड़े पंख है, ठीक है। तो अब देखो, एक्स गुणसूत्र इस प्रकार से दर्शाया जाता है, वाई गुणसूत्र इस प्रकार से दर्शाया जाता है, और जो इसके जो जीन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एक्स गुणसूत्र पर होते हैं।
जीन कहाँ पर होते हैं, इसके जो भी लक्षणों के जो जीन हैं वो जीन कहाँ पर होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर ही होते हैं, वाई गुणसूत्र पर कोई जीन नहीं होता है। इस प्रयोग के आधार पर जो भी जीन लिए गए हैं या जो भी लक्षणों के जीन लिए गए हैं वो वाई गुणसूत्र पर नहीं होंगे, किस पे होंगे, एक्स गुणसूत्र पर होंगे। आ गई बात समझ में? पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम फटाफट से इसका प्रयोग करते हैं। हो गया? चलो अगर चीज़ें समझ में नहीं आए तो मैंने वैसे 2-4 बार बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को वापस पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रयोग की। देखो प्रयोग क्या किया था इन्होंने, सबसे पहले कौन सा रंग किसका लिया था, नर और मादा के बीच में संकरण करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नर और यहाँ पर लिख लेती हूँ मादा, मादा, या फिर पहले मैं मादा को लिख लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं, पर मैं मेरी सुविधा अनुसार मादा और नर लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो मादा और नर है ना, नर ये मादा है, मादा के पास में 2 क्या पड़े हैं, गुणसूत्र, कौन से होंगे, XX गुणसूत्र होंगे, ठीक है। और नर के पास में एक X गुणसूत्र होगा। चलो यार तुम इधर नर ही ले लो तुम्हारी बुक के अनुसार। तो नर के पास में एक तो क्या पड़ा है, X गुणसूत्र पड़ा है, और एक कौन सा हो जाएगा भाई, नर के पास में 2 गुणसूत्र होते हैं ना, एक तो X और एक Y। तो ये तो कौन सा गुणसूत्र है, X गुणसूत्र, और ये कौन सा है, Y गुणसूत्र है। मादा के पास में भी 2 गुणसूत्र हैं, कौन से, X। अब मैंने आपको बताया था कि जो इन्होंने लक्षण लिए उसके जीन जो होते हैं वो कहाँ पे पड़े होते हैं, X क्रोमोसोम के ऊपर। तो पहली चीज़ तो ये बताओ मुझे कि हम मादा प्रभावी लें या नर प्रभावी लें। तो पहले इन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें नर को क्या रखा था, प्रभावी, और मादा के जो लक्षण थे वो कौन से थे, अप्रभावी, ठीक है। अब देखो इनमें ध्यान से देखेंगे, जो प्रभावी नर है अगर प्रभावी है तो इसके ऊपर X गुणसूत्र के ऊपर, केवल X गुणसूत्र के ऊपर 2 जीन होंगे, ठीक है। और मादा जो कि अप्रभावी है लेकिन फिर भी इसके दोनों X गुणसूत्र पर जीन होंगे, ये लो, ठीक है। लेकिन वो जीन कौन से होंगे, प्रभावी नर है तो इसके ऊपर एक तो शरीर का रंग होगा, ठीक है भाई, एक तो शरीर का रंग कौन सा, प्रभावी कौन सा था, भूरा, यानी कि वो कौन सा होगा, भूरा का मतलब कौन सा हो गया, Y+। तो यहां पर मैं लिख लेती हूँ इसके अंदर Y+, ठीक है। और एक आंखों का रंग लाल रंग, तो ये लिख लेते हैं अपन W+। आंखों का रंग कौन सा हो गया, W+। एक तो हो गया Y+ और एक हो गया W+। इसके ऊपर कोई भी जीन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये तो Y क्रोमोसोम है। और मादा जो कि हमने अप्रभावी ली है ना, मादा जो कि हमने अप्रभावी ली है, तो इसके जो जीन होंगे वो कौन कौन से होंगे, Y एंड W। कौन से होंगे, Y एंड W। अब इन दोनों के बीच में नर और मादा के बीच में आपको क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस करना बहुत आसान होता है। देखो ध्यान से देखना, क्रॉस करवाया आपने, कितनी संततियाँ प्राप्त होगी, 4। कितनी होगी, 4। लेकिन यहाँ पर देखो, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये भी YW और ये भी YW, क्योंकि इसके ऊपर भी तो जीन बैठी है ना, इसके ऊपर भी जीन है, ये अप्रभावी है तो YW लिखा है। YW का मतलब यहाँ पर कौन सा है, ये Y का मतलब मैंने क्या लिखवाया था, Y यानी कि शरीर का रंग कौन सा, पीला, और सफ़ेद आंखें W। इधर भूरा शरीर और कौन सी, लाल आंखों वाला नर लिया, भूरा शरीर और लाल आंखों वाला नर लिया पहले प्रयोग में, और कौन सा, पीला शरीर और सफ़ेद आंखों वाली मादा को लिया। अब इनके बीच में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो आपको क्रॉस करवाना है तो देखो पहले हम क्या करते हैं, नर इधर नर ही बना लेते हैं, है ना, नर है इधर की साइड तो नर ही बना लेते हैं। तो एक बार तो ये इससे मैटिंग करेगा, एक बार इससे मैटिंग करेगा, लेकिन ये देखो दोनों सेम ही है,
तो सेम सेम है तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है, अपन एक बार भी तो लिख सकते हैं ना इसको। ये दोनों ही देखो, दोनों ही गुणसूत्र समान प्रकार के हैं, तो समान प्रकार के हैं तो हम एक ही बार लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लो, एक ही बार लिख लो इसको, है ना, क्योंकि दोनों सेम है, दो बार लिखने की क्या जरूरत है। तो अगर हम इसके अभी इसमें मान लो कि अब हम इसके क्रॉस करवाएं, तो क्रॉस करवाने पर देखो ये क्या गुणसूत्र कौन सा है, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो चलो मैं इसी से लिख लेती हूँ, है ना, यहाँ पर क्या बनेगा YW, और एक ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया Y क्रोमोसोम, ये X क्रोमोसोम, ये Y क्रोमोसोम। तो अब मुझे बताओ कि ये जो नर प्राप्त हुआ है, नर जो प्राप्त हुआ है, देखो पहले हमने नर कौन सा लिया था, प्रभावी, जिसके ऊपर Y+W+ था, Y+W+ था, यानी कि शरीर का रंग तो भूरा, आंखों का रंग लाल, है ना, शरीर या यूं कह सकते हैं भूरा शरीर व लाल आंखें। प्रयोग के शुरुआत में हमने जब इसके जनक लिए थे तो शरीर तो कैसा था, भूरा था, आंखें कैसी थी, लाल थी। अब यहाँ पर देखो नर जो आपको F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई, ये कौन सी हो गई, F1 पीढ़ी हो गई। अब F1 पीढ़ी के अंदर जो आपको नर मिला है वो तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। इधर देखो ये कौन सा है, अप्रभावी है, और अप्रभावी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पीला शरीर व सफेद आंखें, पीला शरीर व सफेद आंखें, है ना, बिल्कुल उल्टा हो गया। नर उसमें प्रभावी था, अब नर जो है F1 पीढ़ी में कैसा आ गया, अप्रभावी आ गया। ठीक है, इसके अब हम बना लेते हैं क्या, मादा। तो मादा देखो, मादा कैसी बनेगी, देखो इसका इसके साथ ही क्रॉस करवाएंगे तो मादा कैसी बनेगी, ये 2 X क्रोमोसोम आ जाएंगे, 2 X क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो देखो इसको भूल जाओ, Y का तो कोई काम है ही नहीं, तो पहले अपन यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, Y+ एंड W+। देखो इसको एक बार इसको उतार लो, एक बार इसको उतार लो, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, YW, ये भी बिल्कुल उल्टा हो गया। भाई ये तो हो गया नर, ये हो गई मादा। जो हमने पहले जनक पीढ़ी में जो लिया था उसका जस्ट उल्टा रिजल्ट हमें मिल गया। क्या मिला, क्या मिला, देखो यहाँ पर प्रभावी, ये प्रभावी है तो ये अपना प्रभाव प्रकट करेंगे प्रभाविता के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर जो इसका शरीर का रंग होगा वो तो कैसा हो जाएगा, भूरा शरीर व आंखें कैसी हो गई, देखो डोमिनेंट है, लाल आंखें, भूरा शरीर व लाल आंखें। ठीक है, भूरा शरीर मिल गया और लाल आंखें मिल गई। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या किया अपन ने, प्रभावी नर लिया, अप्रभावी मादा लिया, प्रभावी अप्रभावी कौन से हैं वो ध्यान रखने हैं। फिर उन दोनों की मेटिंग करवाई तो जस्ट उल्टा रिजल्ट मिला हमें, कौन सा, F1 पीढ़ी के अंदर नर जो कि प्रभावी था वो अब कौन सा हो गया, अप्रभावी हो गया, और जो मादा पहले अप्रभावी थी वो प्रभावी हो गई, क्योंकि Y+W+ आ रहे हैं तो ये अपना प्रभाव प्रकट करेंगे। यानी कि इसके शरीर का रंग तो कैसा हो जाएगा, भूरा, और इसकी आंखों का रंग कैसा हो जाएगा, लाल। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें जो F1 पीढ़ी जो हमें प्राप्त हुई है, इस F1 पीढ़ी के अंदर हमें फिर से इनके बीच में क्या करवानी है, क्रॉसिंग करवानी है, क्रॉस करवाना है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, मुझे एक बार चेक करने दो। दिख तो रहा है। ठीक है, अब देखो मैं इधर ही बना रही हूँ। अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में क्या करवाना है, क्रॉसिंग या क्रॉस करवाना है ना, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। तो सबसे पहले अपन इधर लिख लेते हैं। देखो इधर मैं लिख रही हूँ, ये मादा है, F1 पीढ़ी है ना, तो F1 पीढ़ी के वापस युग्म बनेंगे और ये वापस क्रॉस करेंगे। ये इधर नर लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर नर लिख रही हूँ। तो मादा कौन सी है, देखो Y+W+, यहाँ पर देखो Y+W+ एंड YW, यही है हमारे पास मादा। और नर देखो, नर कौन सा है, नर कौन सा है हमारे पास में, नर YW एंड, अच्छा अरे मैंने दोनों X कैसे बना दिए, ये हो गया अपने पास में Y गुणसूत्र।
अब ये हो गया अपने पास में वाई गुणसूत्र। अब इन दोनों के बीच में वापस क्या करवानी है अपने को, क्रॉस करवाना है अपने, है ना, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। तो देखो अब तो ये दोनों ही, अब तो देखो x पहले हमने एक बार ही लिया था, एक बार क्यों लिया था, क्योंकि दोनों सेम थे, यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम और जो था वो दोनों सेम थे। अब ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए अपने को चारों के साथ में, इन चारों को एक दूसरे के साथ में मैटिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले अपन मादा बना लेते हैं। ठीक है, अब मादा जो है यानी कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इसका इन दोनों के साथ में, इसका भी इन दोनों के साथ में क्या करवाना है, यानी कि ये इसके साथ में मिलेगा और ये इसके साथ में मिलेगा नर के एक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले आप ये वाला स्क्रीनशॉट लो ताकि अगर मुझे इधर से मिटाना भी पड़े, क्योंकि अब हमारे पास में वैसे भी मैंने ये वाली चीज़ें जो है ऊपर लिख दी है, तो अगर यहाँ पर नीचे नहीं भी आए तो मुझे ये वाला मिटाना भी पड़े, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? अब देखना, अब क्या करना है, पहले अपन मादा बना लेते हैं, है ना। तो मादा के अंदर एक बार तो ये इससे पहले तो एक बार तो ये इसको इससे क्रॉस करवा दो, सिंपल। देखो इसमें ध्यान से देखो, तो जब आप पहला क्रॉस करवाओगे आप, तो पहले अपने को क्या करना है, y प्लस एंड w+, और किसके साथ में करवा रहे हो, नर के एक्स गुणसूत्र से। पहले लड़के बना दो ना आप, ठीक है, और क्या बना यहाँ पर, YW। ठीक है, एक बार इसे उतार दिया और दूसरी बार इसके उतार दिया, उसको उतार दिया। नहीं, लड़कियां बनानी है अपने को, लड़कियां मतलब मादाएं बनानी है, तो XX होंगे ना दोनों में, मादा के अंदर 2 X गुणसूत्र होते हैं, Y गुणसूत्र तो आएगा नहीं। ठीक है, अब वापस अब क्या करना है, अब आप इसको इसके साथ मिला दो या इसके साथ में आप मैटिंग करवा दो। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो दोनों सेम ही आएंगे, क्या आएगा, YW, उधर भी क्या है, YW। ठीक है, तो लड़कियां जो पैदा हुई, या यूं कह सकते हैं मादाएं जो पैदा हुई, वो कौन सी थी, एक तो प्रभावी और एक दूसरी क्या है, अप्रभावी। अब ये वाई क्रोमोसोम है, इसका एक बार इसके साथ में करवाओ, तो आपको क्या मिलेगा, Y+W+ और वापस Y गुणसूत्र। ठीक है, और दूसरी बार में वापस इसका क्या करवाओ, इसके साथ में क्रॉस करवाओ, तो आपको क्या मिलेगा, YW एंड Y क्रोमोसोम। आगे बात समझ में कैसे बना है, वापस एक बार ध्यान से समझेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर परेशान हो रहे होंगे कि ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है। इधर देखो, ये प्रयोग अपना खत्म हो गया, ठीक है, और आ भी गया तो मुझे मिटाने की भी जरूरत नहीं है। तो वापस एक बार समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। नर हमने सबसे पहले प्रभावी लिया, ठीक है, मादा क्या ली, अप्रभावी ली। ठीक है, अब नर जो प्रभावी है यानी उसको कैसे शो करेंगे, Y+W+ से, यानी शरीर भूरा लाल आंखें। मादा जो कि अप्रभावी है उसको अपन कैसे शो करेंगे, YW से, यानी कि इसका शरीर जो है वो कैसा हो जाएगा, पीला शरीर। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, पीला शरीर और सफेद आंखें, पीला शरीर सफेद आंखें। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया, देखो वैसे तो यहाँ पर एक और एक्स क्रोमोसोम आना चाहिए, लेकिन दोनों ही सेम थे तो इसलिए करवाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि ये 4 संततियाँ इसमें भी बनेगी, लेकिन सेम बनेगी। यानी कि नर जो होगा वो इसी प्रकार का होगा, मादा जो होगा वो इसी प्रकार की होगी। जब हमने इनके बीच में क्रॉस करवाया, इनके बीच में मैटिंग करवाई, तो हमें जो यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो कि F1 पीढ़ी थी, उसके अंदर हमने रिजल्ट क्या देखा कि नर जो है वो बिल्कुल विपरीत लक्षणों वाला पैदा हो गया। पहले प्रभावी था, अब कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया। कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया। ठीक है, जबकि मादा जो है वो भी बिल्कुल विपरीत लक्षणों वाली। देखो विपरीत लक्षण कैसे, YW था लेकिन अब Y+W+ भी आ गया इसके अंदर, यानी कि इसका शरीर जो था वो भूरा शरीर और लाल आंखें आ गई, जबकि यहाँ पर पीला शरीर और सफेद आंखें वाली थी, है ना। तो कुछ नहीं करवाना है, इन दोनों को और इन दोनों को हमने क्रॉस करवा दिया, तो मादा ऐसी मिली, नर ऐसा मिला। अब वापस हमने क्या किया, F1 पीढ़ी है तो F1 पीढ़ी के बीच में वापस से संकरण होगा। तो इनके बीच में जब वापस से आपने संकरण करवाया तो आपने क्या देखा, देखो सबसे पहले आपको जब
इसको बनाने का तरीका क्या है, आपको नर नर अलग बना, नर एक साइड में रख लो, मादा एक साइड में रख लो। तो आप नर के अंदर पहले तो चीज देखो कि नर के अंदर कौन से गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। तो मतलब नर के गुणसूत्र में एक वाई होना चाहिए, मादा में ओनली एक्स एक्स। तो मादा अगर ये है तो आप इसको इसके साथ तो क्रॉस करवा ही नहीं सकते ना, वाई के साथ कैसे करवाओगे, वाई थोड़ी आएगा उसके अंदर। तो इसको एक बार इससे और इसका एक बार इससे करवा दिया एक्स क्रोमोसोम से, तभी तो क्या बनेगी, मादाएं बनेगी। ठीक है, ये सारी क्या हो गई, मादा हो गई। ठीक है, और जब आपको नर बनाना है तो आप इसका यानी कि वाई गुणसूत्र को एक बार इससे मैटिंग करवा दो और एक बार इससे क्रॉस करवा दो। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी इसके अंदर देखो मादा जो बनी वो एक तो प्रभावी लक्षणों वाली भी है और अप्रभावी भी है, वैसे ही नर जो बना वो भी एक प्रभावी और एक कौन सा हो गया, अप्रभावी लक्षणों वाला हो गया। ये तो हो गया अपने पास में पेरेंटल क्रॉसिंग, पेरेंटल टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक तरफ तो ये वाला प्रयोग दे रखा है और दूसरी तरफ जो है वो क्या दे रखा है, दूसरी तरफ आपको दे रखा है भाई अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, अगर इनके बीच में, देखना यहाँ पर ध्यान से देखना। चलो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, एक तो ये वाला एक साइड में प्रयोग दे रखा है भाई, इसमें ऐसा हुआ। अगर मान लीजिए, ये तो सिंपल है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लीजिए कि F1 पीढ़ी के अंदर जो जीन हैं जो आपको मिले हैं, इनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो क्या होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब जीन विनिमय हो जाए, यानी खंडों का आदान प्रदान हो जाए तो क्या होगा। पहली चीज तो ये बताइए कि खंड किसके आदान प्रदान होंगे, क्या एक्स और वाई के खंड आदान प्रदान हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि भाई इसके ऊपर तो कोई जीन है ही नहीं ना, इस पे कोई जीन नहीं है, तो इनके खंडों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, खंडों का आदान प्रदान किस में हो सकता है, किसमें हम क्रॉसिंग ओवर करवा सकते हैं, या हो सकता है इन दोनों के अंदर होगा। ये एक्स एक्स गुणसूत्र है तो इन दोनों के अंदर खंडों का आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर मान लो ये तो नॉर्मल पेरेंटल टाइप हो गया, अब अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए या जीन विनिमय हो जाए तो फिर बाद में किस प्रकार से आपको संततियाँ प्राप्त होगी वो देखना है। तो मैं इधर का मिटा रही हूँ। ठीक है, मेरे को ये वाला चाहिए, चलो ठीक है, ये वाला चाहिए तो इसको रहने देते हैं, इधर मैं मिटा रही हूँ। तो अब आपको क्या करवाना है, इन दोनों के बीच में क्या करवाना है, क्रॉसिंग ओवर करवाना है, जीन विनिमय करवाना है। तो पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं, कैसे, देखो मादा के जो गुणसूत्र हैं ये कौन सा है, Y प्लस, और यहाँ पर क्या है W प्लस। देखो Y प्लस W, मैंने थोड़ा खड़ा लिख लिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ये कौन सा गुण, ये कौन है, Y, यहाँ पर Y एंड यहाँ पर W। अब मान लीजिए कि इनके अंदर हो जाए क्या, जीन विनिमय। अगर इन दोनों के बीच में जीन विनिमय की क्रिया हो जाए तो क्या होगा। तो कल मैंने बताया था आपको जीन विनिमय, सॉरी लास्ट क्लास के अंदर, ये खंड टूटकर मान लो इधर आ जाए और ये खंड टूटकर इधर आ जाए, तो अब जो गुणसूत्र बनेंगे दोनों वो कैसे होंगे। देखो यहाँ पर ये खंड टूटकर इसमें आ जाएगा तो ये कौन हो गया, Y हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, W प्लस ही रहेगा। तो क्रोमोसोम कैसा बन गया, Y और W प्लस। ठीक है, और इसके अंदर कैसा बनेगा, देखो यहाँ का खंड इसमें टूट के आया तो यहाँ पर क्या होगा, Y प्लस, और ये क्या हो गया, W। जीन विनिमय की क्रिया हो गई ना। इन दोनों के बीच में अगर जीन विनिमय हो जाए यहीं पर F1 पीढ़ी में ही, तो हमें गुणसूत्र वो मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जीन विनिमय करवाने का कोई फायदा था क्या, F1 पीढ़ी, सॉरी यहाँ पर जनक पीढ़ी में क्यों नहीं करवाया, कोई फायदा था क्या, सेम सेम है इधर, सॉरी इधर सेम सेम है, YW। तो जीन विनिमय की क्रिया हो भी जाए तो क्या होगा, जीन तो सेम ही रहेंगे ना। यहाँ पर हम जीन विनिमय करवा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ही गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो इनके बीच में जीन विनिमय की क्रिया हो सकती है। अब बच्चे पूछेंगे इनमें हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि क्रोमोसोम ही अलग है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, दोनों के बीच में जीन विनिमय की क्रिया कैसे होगी। अब देखो, अब आपके पास में क्या मिल गया, नर मादा जो थे, मादा जो है, यानी कि देखो नर तो वो का वो उतार लो, F1 पीढ़ी का नर। हमने कंडीशन क्या पढ़ी, अगर ऐसा हो जाए तो नर तो वो का वो ही रहेगा, यानी कि देखो नर तो आपके पास में कौन सा होगा, YW,
एंड ये Y गुणसूत्र है। और आपके पास जो मादा के जो गुणसूत्र आए हैं, यानी उनके बीच में जीन विनिमय की क्रिया हो गई थी, तो वो कौन सा है? YW प्लस एंड Y प्लस W। यह है ना, अगर मान लो यहाँ पर जीन विनिमय की क्रिया हो जाए तो ये दूसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं अपन। अब इनके बीच में आपको क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है, संकरण करवाना है। तो संकरण में सबसे पहले अपने एक तरफ क्या बना देते हैं? नर नर बना देते हैं, एक तरफ मादाएं बना देते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? इधर नर ही चल रहा है, ठीक है, नर बना लो। तो इसका एक बार तो आप इससे क्रॉसिंग ओवर, सॉरी इससे क्रॉस, बार बार मेरे को शब्द आ रहा है क्रॉसिंग ओवर, लेकिन आप समझ जाइए संकरण करवाना है। एक बार तो आप इससे करवाओगे क्रॉस, एक बार आप इससे करवाओगे, ठीक है। तो पहले हम इससे करवा देते हैं। तो आपको पहले नर में क्या मिलेगा बताओ, फटाफट से बताओ। YW प्लस और Y क्रोमोसोम, एक तो ये नर मिला आपको, YW प्लस एंड Y क्रोमोसोम। एक बार आप इसकी क्रिया किससे करवा दो? इससे। तो आपको क्या मिलेगा? Y प्लस W एंड Y क्रोमोसोम, यही मिलेगा। इसको एक बार इसके साथ में संकरण करवाओ, इसका एक बार इसके साथ में संकरण करवाओ। जब इसके साथ में कराओगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, इसका साथ में कराओगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बनानी है? मादाएं बनानी है। तो एक तरफ हम मादा बना लेते हैं। तो मादा के अंदर पहले तो इसका क्रॉस इसके साथ में करवाओ, तो हमें क्या मिलेगा? प्रभावी वाला पहले लिख लो, क्या है? YW प्लस एंड YW। इसको हमने इसके साथ क्रॉस करवाया, तो दोनों गुणसूत्रों को उतारने, क्रॉस करवाने का मतलब क्या है? कुछ नहीं करना है, इसको उतार लो, इसको भी उतार लो, ठीक है। अब देखो, अब इसका हमने अब हमें इसका इसके साथ में क्रॉस करवाना है। तो ये क्या है? Y प्लस W एंड YW। क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या इतना? मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। थोड़ा सा कट गया ना, थोड़ा सा कट गया। तो देखो, ये तो Y क्रोमोसोम है ना, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। Y प्लस W एंड ये क्या हो गया? YW, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है? ये फिर भी कट रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा। क्या किया जाए? जगह नहीं है बच्चों इसके ऊपर। चलो, आप ये तो जानते हैं ना कि किस प्रकार से ये बनेंगे। मैं एक बार थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ ना। YW और ये Y क्रोमोसोम है, ठीक है। ये YW प्लस एंड ये वाला जो होगा वो क्या होगा? Y प्लस W, ठीक है। अब इनके बीच में हमें क्रॉस करवाना है। तो हमने क्या किया था? कुछ नहीं, हमें एक तरफ क्या बनाना है? नर। तो नर का एक बार तो इससे क्रॉस करवा दो, फटाफट से करेंगे। अब फटाफट से करो, क्या होगा? YW प्लस एंड नर का Y क्रोमोसोम, ठीक है। और एक बार इससे क्रॉस करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा? Y प्लस W एंड Y क्रोमोसोम। अब तो दिख ही जाएगा, है ना? अब तो दिख ही जाएगा। ये एक संतति, ये दूसरी संतति, ठीक है। और अब हमें क्या करवाना है? जब मादाएं बनानी है तो मादा का एक बार तो इससे क्रॉस करवा दो, क्या बनेगा? YW प्लस एंड YW, ठीक है। और दूसरी बार जब आप क्रॉस करवाओगे तो किसके साथ में करवाओगे? इसका इसके साथ में करवाओगे, यानी कि ये कौन हो गई?
वाई प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू, और ये कौन हो गया, वाई डब्ल्यू। तो ये संततियाँ आपको मिलेगी अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, जीन विनिमय की क्रिया हो जाए। जीन विनिमय मैंने कहा था पहले भी कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि अगर जीन विनिमय समझ में आया है तो टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आगे भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों के बीच में क्या करवाया, क्रॉसिंग ओवर करवाया। अगर जीन विनिमय हो जाए यहीं पे अगर इन दोनों के बीच में जीन विनिमय हो जाए तो फिर क्या संतति बनेगी, वो ये संतति बनेगी, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली तो हमने पहले पढ़ लिया है कि भाई जीन विनिमय ना हो तो किस प्रकार की संततियाँ बनेगी, और अगर जीन विनिमय हो जाए अगर इन दोनों के बीच में तो फिर किस प्रकार की संततियाँ बनेगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, अब देखो हमने जब पेरेंटल जब हमने टाइप के जो ये संततियाँ बनाई थी उनका प्रतिशत आपकी बुक के अंदर क्या लिख रखा है, 98.7%। देखो इसके ये तो अभी हमने जीन विनिमय किया है ना, मैंने मिटा दिया। इससे पहले जो हमने यहाँ पर संततियाँ बनाई थी उनका परसेंटेज आपकी बुक के अंदर लिख रखा है 98.7%, और ये जो संततियाँ प्राप्त हुई है इनका आपके पास लिख रखा है 1.3%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये आपने प्रयोग किया है इसमें कितने चांसेस हैं। देखो वैसे तो 50-50% मिलना चाहिए था भाई, 50% बिना जीन विनिमय के संततियाँ मिल जाती, 50% हमारे जीन विनिमय के साथ में संततियाँ प्राप्त हो जाती, लेकिन यहाँ पर तो रेशियो बिल्कुल अलग ही आ रहा है। ये पेरेंटल वाला जो रेशियो है वो ज़्यादा है और जो जीन विनिमय वाला है वो 1.3% है। इसका मतलब ये है कि टी.एच. मॉर्गन ने ये बताया कि ये वाली ज़्यादा संततियाँ, ये वाला जो टाइप है वो ज़्यादा हमें प्रतिशत मात्रा में क्यों मिलेगा, क्योंकि वाई और डब्ल्यू जीन जो होते हैं वो बहुत पास में होते हैं और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया है वो बहुत ही कम चांस में होती है। यानी कि ये दोनों जो है वो साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, प्लस वाले एक साथ और बिना प्लस वाले या यूँ कह सकते हैं अप्रभावी वाले एक साथ जाएंगे। लेकिन जीन विनिमय हो भी जाए तो वो कितनी मात्रा में हो सकता है, उसके चांसेस कितने हैं जीन विनिमय के, 1.3% ही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पास में है, तो पास में होने की वजह से खंडों का आदान प्रदान बहुत ही मुश्किल से होगा, और हुआ भी तो कितना प्रतिशत मिलेगा आपको, 1.3%। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो इन्होंने प्रयोग नंबर 2 किया था, ये तो प्रयोग नंबर 1 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने प्रयोग नंबर जो 2 किया था वो बिल्कुल इसी की तरह है। अगर आपको ये वाला प्रयोग समझ में आ गया है तो वो वाला प्रयोग भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके अंदर कुछ नहीं करना है, उसमें क्या करना है कि रंग की जो भूरा और जो शरीर का जो रंग लिया था ना उसमें आपको उसकी जगह पे क्या लगाना है, पंखों का आकार। तो पंखों का आकार देखो कैसे, पंख यानी कि मिनिएचर है या यूँ कह सकते हैं कि छोटे हैं या बड़े हैं, लार्जर है या मिनिएचर है। तो लार्जर पंखों के लिए नहीं, यानी कि बड़े पंख हैं। अच्छा यहाँ पर आएगा नहीं, तो एक काम करो आप पहले इसका एक, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है उसका स्क्रीनशॉट वो कोई ले ले, और फिर मैं इसको मिटा रही हूँ। ले लिया ना? देखो यहाँ तक क्लियर। अब देखो जो ये तो हो गया इनका पहला प्रयोग। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, पंखों का आकार लिया, पंखों का क्या लिया, आकार लिया, और आंखों का रंग लिया। क्या लिया इन्होंने, एक तो लिया पंखों का आकार, ठीक है, कि भाई अगर मान लो कि पंख जो हैं वो बड़े हैं, ठीक है, तो उसको हम शो करेंगे M+ से। अगर पंख जो है वो छोटे आकार के हैं तो उसे हम कहेंगे M। और फिर इन्होंने लिया आंखों का रंग, आंखों का रंग वो का वही सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आँखों का रंग, और आँखों के रंग के अंदर इन्होंने प्रभावी जो होगी वो कौन सी होगी, लाल यानी कि W+, और सफ़ेद यानी कि W। ये इन्होंने इसके लक्षण लिए। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस Y+ और W+ की जगह पे क्या आ जाएगा, M+ और W+ आ जाएगा। ये यूँ कह सकते हैं कि Y की जगह पे क्या आ गया, M आ गया। ठीक है, लक्षणों की वंशागति बिल्कुल उसी प्रकार से होगी, इसको फिर से अब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस प्रयोग को आप क्या करोगे, एक कॉपी लोगे और उस प्रयोग के आधार पर, यानी कि पहला जो प्रयोग आपने समझा है उसके आधार पर इसको वापस अपनी कॉपी में उतारोगे, इसको वापस, यानी कि उसी के आधार पर इसको भी समझोगे। जब समझ में अगर नहीं आए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट कर देना, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसको वापस बताने की जरूरत है। कुछ नहीं किया, जो पहले जो आपने कैरेक्टर लिया था, कौन सा वाला, M की जगह पे कौन सा आपने कैरेक्टर लिया था, Y कैरेक्टर लिया था, और Y किसको लिया था, शरीर के रंग के लिए। तो उसकी जगह पे अब आपको क्या लेना है, M लेना है, यानी कि Y+ की जगह M+, यानी कि रटना नहीं है, रटना तो है ही नहीं, आपको प्रयोग करके देखना है कि कौन सी संतति किसमें। सेम टू सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, कुछ नहीं होगा। Y+ की जगह W+ आ जाएगा, सॉरी Y+ की जगह M+ आ जाएगा, और Y की जगह M आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है, वो का वही प्रयोग है। क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी होगी। और फिर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मान लीजिए नेक्स्ट वाला जो प्रयोग है, जो कि पंखों के आकार का और जो आँखों के रंग वाला जो प्रयोग है, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो भी मैं लिख लूँगी। अभी बताने के लिए तो मैं पूरा यहाँ पर बता सकती हूँ, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा और कोई मतलब नहीं है, सेम वैसा ही प्रयोग है। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप प्रभावी और अप्रभावी वाला आप देख सको। ले लिया? ठीक है, अब इसमें बाकी और कुछ भी नहीं करना है। वैसे ही संतति प्रभावी में आप क्या लोगे, M+, W+, और उसमें भी एक चीज और ध्यान रखना है, जो नर है, ठीक है, नर के अंदर क्या होंगे, एक X क्रोमोसोम, एक Y क्रोमोसोम। ठीक है, मादा के अंदर दोनों ही X क्रोमोसोम। ठीक है, अब नर है जो कि प्रभावी है, तो इसकी जगह पे आप क्या लोगे, M+ और W+, और जो कि मादा है उसके अंदर आप क्या लोगे, M, W, फिर M, फिर W। ये अप्रभावी आएगी, अप्रभावी होगी, और ये कैसा होगा, प्रभावी, ये मादा। ठीक है, फिर इनके बीच में जब आप क्रॉस करवाओगे तो क्रॉस में सिर्फ आप एक ही बार इसको ले लेना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इसके साथ में और इसके साथ में क्रॉस करवाओगे तो आपको जो नर जो मिलेगा, तो नर तो कैसा मिलेगा, अप्रभावी, क्योंकि देखो इसका जब इसके साथ में क्रॉस करवाओगे तो नर कैसा मिलेगा, M, W, और ये Y क्रोमोसोम। तो नर तो कैसा हो गया, अप्रभावी, और मादा कैसी मिलेगी आपको, M+ एंड W+, और यहाँ पर MW। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद में इन दोनों के बीच में वापस, यानी कि ये तो हो गई F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी के बीच में जब आप इसको संकरण करवाओगे तो इनके बीच में वापस जब संकरण करवाओगे तो F2 पीढ़ी मिलेगी। फिर F2 पीढ़ी तो मिल गई, नॉर्मली ये तो मिल गई, लेकिन फिर आप क्या करोगे, अगर आपको जीन विनिमय की क्रिया करवानी है, दूसरी कंडीशन आपको क्या लगानी, जीन विनिमय, और वो कहाँ पर लगेगी, F1 पीढ़ी के अंदर। तो जीन विनिमय में आपको क्या करना है, इनके खंडों का आदान प्रदान करना है। तो खंड कैसे बनेंगे, देखो खंड कैसे बनेंगे, ये है M+, और ये है W+, और ये क्या हो गया, M, और ये क्या हो गया, W। ठीक है, अब देखो इसका खंड उधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो M आ जाएगा, यहाँ पर W+ आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, M और W+। ठीक है, इस प्रकार से खंडों का आदान प्रदान हो जाएगा। फिर वापस इसका जो क्रॉस है वो Y क्रोमोसोम के साथ में करवाओगे, सॉरी नर, यानी कि ये जो मादा के जो क्रोमोसोम मिले हैं आपको जीन विनिमय से, फिर इसका जो क्रॉस है आप किसके साथ में, इस नर के साथ में, यानी इस वाले के साथ में करवाओगे, यानी कि इन दोनों का जो क्रॉस करवाओगे वो F1 पीढ़ी के नर के साथ में करवाओगे। फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से होगा जैसे प्रयोग नंबर पहला किया था।
ठीक है, तो इसमें क्या आया, अंतर कुछ भी नहीं आया, बस y की जगह पे m आ गया, y प्लस की जगह पे m प्लस आ गया। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से है। हालांकि आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको वहां पर यानी कि ये वाला जीन विनिमय करने में कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। मुझे पता है कि ये वाला प्रयोग जो है, जो आज हमने प्रयोग किया था, है बिल्कुल इजी। अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, बार बार बना के देखोगे किस प्रकार से बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को क्या करेंगे, वापस थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाकर जहाँ से भी समझ में नहीं आए वापस 1-2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं क्लियरली बोल रही हूँ आपको, अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ उसी टाइम पे कमेंट कर देना, ताकि मैं अगली क्लास जो लेने वाली हूँ तो मुझे पता चल जाए भाई अगली क्लास में मुझे वापस ये प्रयोग समझाना है। वरना मुझे अब आप क्या करोगे कि भाई 2-4 दिन बाद में वीडियो देखोगे, है ना, उसको फिर समझोगे, बाद में समझोगे कि चलो आज नहीं समझते हैं बाद में समझते हैं, है ना, फिर आप 2-4 दिन बाद में कमेंट करोगे, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ये वाला या अगली 2-3 क्लासों के बाद में, अगली एक क्लास के बाद में मैं ये वाला प्रयोग वापस नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि फिर आगे वाले नए टॉपिक जो होंगे उनके बीच में ये टॉपिक नहीं ला सकते, है ना। तो ये वाले टॉपिक अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो इसी क्लास के नीचे जब क्लास आए तो उसी टाइम पे आप, उसी टाइम का मतलब कि क्लास खत्म होने के बाद में वापस 1-2 बार देखोगे आप इसे, और 1-2 बार देखने के बाद में भी अगर आपको प्रयोग समझ में ना आ रहा हो या इसमें कोई भी परेशानी समस्या हो तो आप कमेंट करें। ठीक है, और कमेंट भी नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप के आपके जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, है ना, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप एक बार मैसेज डाल दें कि भाई ये यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आई है, तो अगर कोई सॉल्यूशन छोटा सा होगा तो मैं आंसर कर दूंगी कमेंट में या मैसेज के अंदर। ठीक है, और अगर भाई पूरे प्रयोग में या सभी बच्चों को समस्या आ रही है ना, कुछ बच्चों को आ सकती है लेकिन अगर सभी को कोई समस्या आ रही है तो फिर आप वापस कमेंट करें तो मैं अगली क्लास के अंदर वापस फटाफट से इसको समझा दूंगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच। एंड इसके आगे वाला प्रयोग है, यानी कि इसी का जो मैंने अभी बताया भाई यहाँ पर पंखों का आकार लेना है, वो आप बिल्कुल अपनी कॉपी में करिएगा। और आज की क्लास हमारी यहीं तक। एंड अगर ये क्लास समझ में आ रही है आपको तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करने हैं और अच्छे कमेंट तो बिल्कुल करने हैं ताकि मैं फटाफट से क्लास ले लूँ आपकी। ठीक है, तो बने रहिए हमारी क्लासों के साथ में। एंड बाय बाय।